अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कोरोना वायरस के केसेस पूरी दुनिया में 33,35,000 हो चुके हैं और 2,34,000 हलाकतें दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। पाकिस्तान में भी ये तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में कुल केसेस की तादाद 17,611 हो चुकी है, जबकि इस कोरोना वायरस से अब तक पाकिस्तान में हलाकतों की जो तादाद है वो 406 हो चुकी है। तो यानी कि जो तादाद है केसेस की वो भी बढ़ रही है। टेस्टिंग हम 20-25 हज़ार तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन तकरीबन 9 से 10% अब केसेस ये देखे जाते हैं कि जो टेस्ट होते हैं उसमें से 9 से 10% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। टोटल जो हलाकतें हैं पाकिस्तान में वो भी बढ़ती जा रही हैं, 406 तक ये नंबर पहुंच चुका है। आज दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जाता है, 1 मई है, और हम पहले ही जानते हैं कि जो खास तौर पे गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, जो लेबर है खास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर वैसे ही रहता है। लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से जो मुल्क भर में लॉकडाउन हुआ है उससे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है गरीब तबका। और सिर्फ ये पाकिस्तान के हवाले से नहीं, ये दुनिया भर में ये देखा जा रहा है, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हो या तरक्की पजीर ममालिक हो, वहाँ पर इस वक्त जो गरीब तबका है, लेबर तबका है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से रिसेशन का शिकार हो चुकी हैं और जितनी भी रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। हमने देखा है कि जो ग्रेट लॉकडाउन या ग्रेट शटडाउन जिसको कहा जा रहा है, उसकी वजह से अब बताया जा रहा है कि दुनिया की जो जीडीपी है वो 3% से कम होगी, यानी कि कोई ग्रोथ नहीं होगी, मनफी ग्रोथ होगी 3% की, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ये बताया है कि पिछले 20 सालों में 1.5 अरब लोग ऐसे थे जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे थे, लेकिन दुनिया ने तरक्की की, साथ साथ कई ममालिक ने तरक्की की और वो 1.5 अरब लोग उस पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से जो शटडाउन हुआ है पिछले 2 माह में, उसकी वजह से दोबारा इस बात का इम्कान है कि वो 1.5 अरब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएंगे। तो जो एफर्ट 20 साल में की गई उन लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लाने में, वो अब चंद हफ्तों के लॉकडाउन की वजह से लोग मुतासिर होंगे और खदशा ये है कि वो लोग 1.5 अरब लोग दुनिया भर में गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएंगे। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 50 करोड़ लोग अब जो है वो शदीद गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाएंगे, यानी कि एक्सट्रीमली पुअर ब्रैकेट में वो आ जाएंगे इस लॉकडाउन की वजह से। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी बताया है कि 30 ऐसे तरक्की पजीर ममालिक हैं जो लॉकडाउन के बायस शदीद कहत का शिकार होंगे। ये वो असरात हैं जो दुनिया इस वक्त देख रही है इस लॉकडाउन की वजह से। और सिर्फ ये बात तरक्की पजीर ममालिक तक महदूद नहीं है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो G7 स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, उनमें भी डीप रिसेशन होगा इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से। और इसीलिए पूरी दुनिया में इस वक्त डिबेट यह है कि ये लॉकडाउन कितने अरसे तक जारी रह सकता है। खदशा यह है कि लॉकडाउन अगर ख़त्म किया गया तो शायद ये वायरस इतना तेज़ी से फैले, इसकी एक और वेव भी आ सकती है, जिससे शायद आपको फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े और आपकी मईशत उससे मुतासर हो। लेकिन दूसरा जो एक व्यू है वो ये है कि हमें अपनी मईशत को कुछ हद तक खोलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया या कोई भी मुल्क इतने दिन तक बंद रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये डिबेट पाकिस्तान में भी इस वक्त जारी है। एक रिपोर्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से पेश की गई थी कि क्या असरात होंगे इस लॉकडाउन के, तो उसमें बताया गया था कि जो फॉर्मल सेक्टर से वाबस्ता है उनमें जो बेरोजगारी है वो तकरीबन 30 लाख तक पहुंच सकती है, यानी कि 30 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है पाकिस्तान में, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 2,73,00,000 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर डेली वेजेस हैं, दिहाड़ीदार तबका है, वो 2,73,00,000 बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त लॉकडाउन है। और शायद इसीलिए इस वक्त डिबेट ये जारी है कि ये लॉकडाउन किस हद तक जारी रह सकता है और कब तक जारी रह सकता है। और हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में आपको बता चुके हैं कि एक व्यू इमरान खान साहब का है, वो समझते हैं कि लॉकडाउन के बड़े मनफी असरात हो सकते हैं, इसीलिए इसको ईज डाउन करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ व्यू है मुराद अली शाह या सिंध हुकूमत का, जिसका मानना यह है कि लॉकडाउन अगर मजीद दिनों तक बरकरार नहीं रखा गया, सख्त लॉकडाउन बरकरार नहीं रखा गया, तो उसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात हो सकते हैं। ये वायरस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है, यानी कि बहुत तेज़ी से फैल सकता है। शिबली फराज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने आज जब बात की तो उन्होंने कहा कि मजीद लॉकडाउन नहीं जारी रह सकता, पाकिस्तान जैसा मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता। एक तरीका तो ये कि हम बिल्कुल सब कुछ बंद कर दें और घरों में बैठ जाएं। आप खुद बताएं कि ये वाला जो फार्मूला है ये फेल हो गया है, न सिर्फ पाकिस्तान में, कई और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी ये फेल हो गया है। प्राइम मिनिस्टर की एक ही कंसिस्टेंट पॉलिसी थी, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, हम वैसे ही एक कर्जों में डूबे मुल्क हैं, तो हम अगर ये भी कर दें तो फिर किस तरह कारोबारी ज़िंदगी चलेगा, किस तरह से ये सप्लाई चेन मुकम्मल होगी। तो हमारी दरख्वास्त हमेशा रही है।
शिबली फराज बता रहे थे कि वज़ीर आज़म डे 1 से कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन हम पाकिस्तान जैसा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि अमेरिका में भी इसके असरात देखने में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बाज़ मौक़े आए हैं जिसमें इमरान खान ने ये बताया है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बताया कि हमने लॉकडाउन किया जिसकी वजह से इस वबा पर हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया है। मैं उस पर बाद में बात करूँगा, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके हमरा चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि जो कन्फ्यूजन लॉकडाउन के हवाले से रही है वज़ीर आज़म इमरान खान की, उसकी वजह से अवाम भी कन्फ्यूज हुए। उन्होंने ये कहा है कि दिन में वो एक बयान देते हैं लॉकडाउन के हवाले से, रात में कोई और बयान देते हैं, और ये भी देखना की ज़रूरत है कि किन एलीट के कहने पे ये लॉकडाउन किया, जैसे कि वज़ीर आज़म ने कल कहा, क्योंकि उनकी हुकूमतें, उनकी पार्टी की हुकूमतें जो कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में है, उनकी तरफ से भी इसी किस्म का लॉकडाउन देखा गया था। हमारा वज़ीर आज़म इस किस्म का क्राइसिस के दौरान दिन में कोई बयान देता है और रात में कोई और बयान देता है। ये कौन से एलीट्स हैं जिन्होंने ये लॉकडाउन हम पे इम्पोज कर दिया? इस वक्त जो पाकिस्तान में लॉकडाउन है, जो 9 मई तक एक्सटेंड किया गया, ये उस मीटिंग के दौरान पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत के तजवीज़ पे लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तनकीद करते हुए ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, मुकम्मल जो जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमतों पर डाल दी गई। उन्होंने कहा कि सिंध को 1 रुपया भी हेल्थ सर्विस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए या हेल्थ किट्स देने के लिए नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले दिन से हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने की बजाय वज़ीर आज़म सिंध हुकूमत से लड़ रहे हैं। नेशनल यूनिटी पैदा करने के लिए ना सिर्फ तैयार कोशिश भी करते रहे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने हमारा हर कोशिश अपना बयानबाजी से और अपना इक़दामात से सैबोटाज किया। आज तक वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें ना 1 रुपया मिला है अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, ना हमें 1 रुपया मिला है अपना हेल्थ केयर का कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए। आपने पूरा जोर तो सूबाई हुकूमत पे डाल दिया है। वफाक क्या काम करने को तैयार है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है? वजीर आजम बनो, वजीर आजम होके काम करो। अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफा देके घर जाए और किसी और को ये काम सौंपे। शुरू दिन से ये कोरोना के बजाय सिंध से लड़ रहा है और मुझे नहीं पता ये क्यों है और हमारा कसूर क्या है। हुकूमत और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से आज वफाकी हुकूमत और इमरान खान पर तनकीद की गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के हवाले से भी जो राय कायम की गई, एक बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया, उसकी वजह से अवाम कन्फ्यूज़ रहे हैं। हम पहले भी अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि जब इनिशियल फेज़ आया था लॉकडाउन का तो उस वक्त मिले जुले बयानात आए थे वज़ीर आज़म इमरान खान के। एक दिन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का मतलब होता है कर्फ्यू, 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, वो ये समझाते रहे। और कल उन्होंने ये बयान भी दिया है कि लॉकडाउन जो किया गया वो इलीट्स ने फौरी तौर पे फैसला कर लिया कि हमने लॉकडाउन करना है, अमीर अवाम ने फैसला कर लिया कि हमें लॉकडाउन करना है, जिसकी वजह से जल्दबाजी की गई। और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि लॉकडाउन करने का फैसला इलीट्स ने किया है या हुकूमतों ने किया है, यानी कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने। वज़ीर आज़म इमरान खान ये तनकीद करते रहे हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, उन्होंने कल कहा कि इलीट्स ने फैसला कर लिया और फौरी तौर पर लॉकडाउन हो गया। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन सेनेटर शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज तनकीद की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने जो प्रोपेगेंडा किया, जो कैंपेन चलाई लॉकडाउन के खिलाफ, उसकी वजह से अवाम कंफ्यूज हुए और जो लॉकडाउन के असरात होने चाहिए थे वो असरात नजर नहीं आए। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात ये कि बिलावल भुट्टो साहब जो है तो पता नहीं इतने अरसे बाद अपनी खामोशी तोड़कर निकले हैं। वो इस पे सियासत खेल रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारा जो इसका बयानिया था एज फार एज कोरोना वायरस में, हम चाहते थे और चाहते हैं और मैं ये समझता हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट के जो केसेस आ रहे हैं वो हमारी जो सिचुएशन और मुल्कों में है, अल्लाह के फजल से हमारी वो सिचुएशन नहीं है। अब यहाँ पे हमारा एक ही नैरेटिव था कि जो इस मुल्क में वो लोग जो कि दिन को काम करते हैं, दिहाड़ी वाले, और जो इवन जो मिडिल क्लास नौकरियां, छोटे बिजनेसेस, इन सबको एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी जिसमें कि तमाम तदाबीर इख्तियार करते हुए वो लोग अपने जितने भी SOP है उसको फॉलो करें और मिनिमम एक्सपोजर के साथ
इकोनॉमी का पहिया थोड़ा बहुत चलना रही चाहिए, बिकॉज हमारी कंट्री के पास ना तो वो रिसोर्सेज हैं ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th अमेंडमेंट। सूबों का जो सेहत का शोबा है या वो इंडस्ट्रीज का है, वो तो उनको और इनको ऑप्शन भी दी गई कि वो आप वो करें जो आपके नजदीक मुनासिब हो, लेकिन इन्होंने ये खुद कंफ्यूजन का शिकार रहे कि क्योंकि इनके अगेंस्ट खुद सिंध में स्पेशली कराची में वो जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने धमकी दे दी कि हम दुकानें खुद ही खोल देंगे। तो इस किस्म की जो सिचुएशन थी उसको वो हैंडल सही कर नहीं पाए। हम तो हमारा डे वन से जो मौकफ था हमारा वही मौकफ। अच्छा, लेकिन शिव साहब इस बात पे तो इमरान खान साहब का मौकफ पहले दिन से था कि जब लॉकडाउन होता है तो उसके असरात आते हैं, खासतौर पे जो मजदूर तबका है उस पर आते हैं। लेकिन पहले आपको याद होगा उन्होंने एक दफा कहा कि लॉकडाउन का मतलब होता है कर्फ्यू। 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि कर्फ्यू मुख्तलिफ चीज़ है, लॉकडाउन मुख्तलिफ चीज़ है। तो इनिशियली कन्फ्यूजन तो थी, लेकिन जो कल बयान दिया इमरान खान साहब का उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने जल्दबाजी में फौरी तौर पर हम लॉकडाउन की तरफ चले गए, एलीट ने फैसला किया कि सारे मुल्क को बंद कर दिया जाए। ये फैसला तो वफाकी हुकूमत ने किया है, सूबाई हुकूमतों ने किया है। किन एलीट का जिक्र कर रहे थे इमरान खान जब वो कहते हैं कि एलीट ने फैसला कर दिया, अमीर तबके ने फैसला कर दिया कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना है? ये उसी एलीट की बात कर रहे थे जिनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बात ये है कि देखें, ये एक ऐसा तजुर्बा है जो कि न किसी हुकूमत को इंटरनेशनली इसका सामना नहीं करना पड़ा। ये एक ऐसी वबा थी जो कि अगर हम 3 महीने पहले बात करते तो इसका कोई सोच भी नहीं सकता था। इस किस्म की इवॉल्विंग सिचुएशन में जबकि उसका कोई प्रेसिडेंट भी ना हो, कोई उसके बेसिक का आपको उसका डेटा ही ना हो, तो इस सिचुएशन में जाहिर है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो बड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल थी कि अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस यू मॉडिफाई और आप अपने उसको जो हिकमत अमली है उसमें तब्दीलियां भी लाते हैं। तो ये कहना मेरा ख्याल है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम यही समझते हैं कि जो कराची में जिस उसकी बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब, वो उसको मैनेज नहीं कर पाए हैं अपने उसमें, और उन्होंने इसमें पॉलिटिक्स खेली है और उन्होंने दोबारा इसमें पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। बिकॉज वो ये चाहते हैं कि जो अच्छी चीज हो तो उसका क्रेडिट लें और जो चीज अगर काम ना करे तो उसका मलबा आप फेडरल हुकूमत पे डाल दें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सियासत कर रहे हैं। आपने लॉकडाउन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया उसकी वजह से अवाम कंफ्यूज हुई, तो दोनों तरफ से इल्जाम लग रहे हैं। लेकिन शिबली फराज साहब, जब इमरान खान साहब ने कहा था कि लॉकडाउन पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं हो सकता और उसी दिन सिंध ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, लेकिन अगले ही दिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतों ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जहां पे दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं वहां पर। तो वहां पे भी अगर बिलावल ने फैसला करना था या एलीट आप उनको कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला करना था, उन्होंने सिंध के हद तक फैसला करना था, बाकी जगह तो आपकी हुकूमतें हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब या कोई और सूबा भी है, ये सारा हमारे मुल्क के हिस्से हैं और हम इसको एक अलहदा नहीं समझते हैं, अपने मुल्क का हिस्सा समझते हैं। इसमें कोई हुकूमतों का ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर हमने ये कहा था कि हम लॉकडाउन करेंगे, और लॉकडाउन और कर्फ्यू में बिल्कुल फर्क होता है। हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन से मुराद थी कि जो भी कलेक्टिव जमा होने की जो जगह थी वो उन पे हमने पाबंदी लगाई, और जो एक मिनिमम लेवल ऑफ मूवमेंट है उसको हमने इनकरेज किया, बिकॉज हमारा मुल्क मुतामिल हो नहीं सकता। लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये किसको वो बना रहे हैं? लेकिन शिबली फराज साहब, इनिशियली जो लॉकडाउन, जो पहला लॉकडाउन था वो तो तमाम सूबों में ऑलमोस्ट एक जैसा ही था। फिर हमने देखा कि अप्रैल के पहले हफ्ते में थोड़ा सा ईज डाउन शुरू हुआ पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। इनिशियली तो सेम था, तो पंजाब की भी क्या एलीट्स ने फैसला किया, खैबर पख्तूनख्वा में एलीट्स ने फैसला किया? नहीं, एलीट ने फैसला नहीं किया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इवॉल्विंग सिचुएशन के मुताबिक आपको अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करना होता है। अब आप मुझे बताएं कि एक लॉकडाउन जो पिछला 1.5 महीने से, क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। आप देखें, कराची में उनके खिलाफ लोग निकल आए हैं, उनके खिलाफ वो हो रहे थे, चाहे वो रूरल सिंध में हो जहाँ पे खाने की फराहमी एक मसला बन गई थी, बिजनेस कम्युनिटी अपना वो कर रही थी। यानी इट्स नॉट अ जोक। तो हमें तो मुल्क को एक बैलेंस करना है, एक मिडिल वे, और अकॉर्डिंगली हमने जिस तरह की सिचुएशन उभरती है उसके मुताबिक हमने फैसले करने होते हैं। कोई एक वो क्या कहते हैं, रेसिपी कैन नॉट बी प्रैक्टिकल। शबी साहब, आज कुछ और भी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि सिंध पर पूरा दबाव डाल दिया गया है, सूबों पे दबाव डाल दिया गया है, वफाक ने जिम्मेदारी नहीं ली है, सिंध में 1 रुपया भी नहीं दिया गया हेल्थ किट्स के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से। जो हेल्थ केयर सिस्टम है सिंध में वो मुकम्मल तौर पे प्रोविंशियल जो इनके भी रिसोर्सेज हैं उसी से चल रहा है, इसमें भी 1 रुपए की मदद वफाक ने नहीं की।
देखें, ये तो कहना पता नहीं ये किस तरह ये कह रहे हैं। आपको मालूम है कि जो सिंध में हमने जितनी भी जो पैसों की डिसबर्समेंट की है वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से और इक्विटेबल बेसिस से, बल्कि सिंध को ज्यादा पैसे दिए गए, चाहे वो थ्रू एहसास प्रोग्राम हो या अदरवाइज किट्स हो, इस किस्म की चीजें। और आपको पता है कि ये तो इम्तिहान है इसका, उनकी जो हेल्थ की जो सब्जेक्ट है वो प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है, तो उसमें तो जो हो सकती है मदद हमारे उससे हमारे जो बड़े मीगर से रिसोर्सेज हैं उसमें ही हो सकती है ना। ये तो ये नहीं है कि सारा जो रिसोर्सेज हैं वो उनके पास हैं, फेडरल हुकूमत के पास है, ऐसा तो नहीं है। इसके जो एनडीएमए ने किट्स दी थी सूबाई हुकूमतों को, उसके पैसे सूबों ने दिए हैं या वो वफाक ने अपने अखराजात से लेकर जो है सूबों को तकसीम की थी? देखें, हमने जो ये प्रोजेक्ट ये जो पैकेज दिया है 1.2 ट्रिलियन का, ये पूरे मुल्क के लिए है, ये किसी एक सूबे के लिए नहीं है। ये तो इसको हमें इस तरह देखना चाहिए, बजाय इसके कि जी हम ये कहें कि जी हम बताएं इनको तो बहुत रिसोर्सेज इनके पास थे भी हैं भी, लेकिन ये जो है तो अगेन आई सेड कि ये इस पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आप मुझे ये बताएं कि आज मजदूरों का दिन था और उसमें बजाय मजदूरों की तो उन्होंने बात नहीं की, और आज उन्होंने एकदम इस इशू पे उन्होंने बात शुरू कर दी। मजदूरों के हवाले से भी उनका पहले बयान आया रहता है कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इनकी दादरसी करे, इनकी माली इमदाद करे, ये वफाक की जिम्मेदारी है। हम बिल्कुल हम कर रहे हैं, और जितना कुछ हमने मजदूरों के लिए किया, कि हमारी स्ट्रेटेजी का जो कॉर्नर स्टोन है वो तो यही है। हमने तो ये जो सारा लॉकडाउन और इस पूरी चीज को इसी तनाजुर में देखा है कि जो अशराफी है वो उनके पास तो रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज नहीं है वो उन लोगों के पास नहीं है जिसको हम मजदूर या जो छोटे बिजनेसेस करते हैं उनके पास नहीं है। अब शिबली साहब, ये तासुर दोनों तरफ से दिया जा रहा है कि पीटीआई, वो कहते हैं पीटीआई सियासत कर रही है, आप कहते हैं पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है। इसको खत्म होने की जरूरत है, यूनाइट होने की जरूरत है। आज उनकी तरफ से कहा गया पहले दिन से फेडरल हुकूमत जो है वो कोरोना वायरस की बजाय सिंध हुकूमत से लड़ रही है। ये तासुर तो खत्म होना है ना? बिल्कुल नहीं, इसमें तो हमने अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन अगर वो सडनली आउट ऑफ द ब्लू वो आके और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो ये पॉलिटिक्स ही है और कुछ नहीं है। और मेरा ख्याल है इस वक्त मुल्क को इस पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, इस डिवाइसिवनेस की जरूरत नहीं है। इसमें जो है तो आइदर दे शुड फॉलो और दे शुड लीड। तो लीड तो कर नहीं सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव सीन की जो सिंध की सिचुएशन है वो खुद ही उसका मुंह बोलता सबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शिबली फराज हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी इस पर सियासत कर रही है। हमने आपको बताया कि दुनिया भर में ये इस वक्त डिबेट है कि लॉकडाउन किस हद तक जारी रह सकता है और कब तक जारी रह सकता है, क्योंकि इसके असरात पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि 20 साल में 1.5 अरब लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आए थे, लेकिन इस चंद हफ्ते के लॉकडाउन में अब खदशा ये है कि उनमें से 1.5 अरब में से ज्यादातर लोग जो है वो दोबारा गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएं। एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पे लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से तनकीद हुई उनसे उनका मौक़िफ़ लिया गया। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक दो बातें जो अभी क्लैरिफाई हुई हैं शिबली फराज साहब के साथ, वो ये है, एक तो जो इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने कल जिक्र किया था कि एलीट्स के कहने पर फौरी तौर पर मुल्क बंद कर दिया। मैंने उनसे पूछा एलीट्स कौन है, तो उन्होंने कहा वही एलीट हैं जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि बिलावल भुट्टो साहब और सिंध हुकूमत के लोग। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि ये क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वफाक ने किसी किस्म की माली मदद नहीं की है सूबे की। जो एहसास प्रोग्राम के पैसे हैं या जो ओवरऑल पैकेज है वफाक का, वो अक्रॉस द बोर्ड है, तमाम सूबों के लिए है, ऐसा नहीं है सिर्फ वफाक या पंजाब के लिए है। और वो कह रहे हैं कि जो किट्स वाला मामला है उस सब में जो भी पैसा था वफाक की तरफ से दिया गया है। शहजाद साहब, मेरे ख्याल में शिबली फराज साहब नए वजीर इत्तलात बने हैं, तो शायद वो पहली बार अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। मैं समझता हूँ हम तो रेगुलरली इस पॉइंट ऑफ व्यू को मीडिया चैनल पे, तमाम टीवी चैनल्स पर कन्वे करते रहे। आपके टेलीविज़न चैनल पर भी मैंने बात की है, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। देखें, वज़ीर आज़म कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं या लोगों को कन्फ्यूज करना चाहते हैं। तो जब क्रेडिट का वक्त आता है तो वो कहते हैं मैंने किया है। जब लोग कहते हैं कि जो लॉकडाउन के बड़े मुस्बित असरात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को अभी हमने अंडर कंट्रोल रखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि जी हमने 13 तारीख को लॉकडाउन कर दिया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वज़ीर आज़म खुद कहते हैं। लेकिन जब लोग लॉकडाउन को क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो कहते हैं जी अशराफिया ने फैसला कर लिया। अभी मुल्क भर में 9 मई तक लॉकडाउन को करने का फैसला किया। ये फैसला पहले असद उमर साहब ने किया,
ये फैसला असद उमर साहब ने नेशनल टेलीविजन पर आके बयान किया। असद उमर साहब का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से है। पंजाब हुकूमत हो, केपी हुकूमत हो, उन्होंने भी इस बात की तायीद की। तो मुझे नहीं समझ आता कैसे वजीर आजम पाकिस्तान ये कह सकते हैं कि अशराफिया फैसला कर रहे हैं, या अगर वो एक्चुअली समझते हैं कि वो खुद ताल्लुक है। क्योंकि वफाकी काबीना ने जब ये फैसला किया तो काबीना के इजलास की सदारत वजीर आजम इमरान खान साहब ही करते, और मेरे हिसाब से वजीर आजम पाकिस्तान शायद इमरान खान साहब ही हैं। मैं ऐसा समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि वजीर आजम अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, रेकनसाइल नहीं कर पाए कि वो मुल्क के वजीर आजम है। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो अपने आप को अपोजिशन लीडर तस्वुर करते हैं, और इसीलिए हर चीज को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, और तनकीद करते वक्त शायद भूल जाते हैं कि मुल्क के वजीर आजम वो हैं और मुल्क के 4 में से 3 सूबों के अंदर इस वक्त उनकी हुकूमत है। मुर्तज़ा वहाब साहब, हमने वो सुनाए जो वजीर आजम साहब के बयान थे लॉकडाउन के हवाले से, लेकिन इस वक्त जो पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन है उसकी शक्ल बड़ी मुख्तलिफ है जो सिंध में लॉकडाउन है, और ये आज की बात नहीं है। आपको तो पता है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही जो पंजाब में नोटिफिकेशन आ गया था कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को खोल दिया जाए। इसी तरह अभी बहुत सारी दुकानें जो खुली हुई होती हैं पंजाब में वो सिंध में नहीं है, बंद है। तो इस वक्त एक मुख्तलिफ शक्ल तो है लॉकडाउन की, वो एक नरम लॉकडाउन की तरफ है मामला इस वक्त दूसरे सूबों में। शहबाज साहब, मैं खुद तो पंजाब नहीं गया हूँ या खैबर पख्तूनख्वा इन दिनों नहीं गया हूँ, बट मैंने आपकी टीवी चैनल्स पर चीजें देखी हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है इन बाकी दोनों सूबों में लॉकडाउन नहीं है। ये सिर्फ ऐलान की हद तक इनकी पॉलिसी करने में तो ये लोग बिलीव, तो हुकूमत ने फैसला किया लॉकडाउन करने का, तो हमने लॉकडाउन को इन्फोर्स करने की हद्दुल इम्कान कोशिश की। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत की कोशिश थी कि एक नेशनल कंसेंसस हो, एक नेशनल नैरेटिव हो, ताकि चारों सूबों में मिलकर एक कॉमन स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़े। फेडरल गवर्नमेंट उस चीज को स्पेयर हेड करे, वजीर आजम पाकिस्तान उस चीज को स्पेयर हेड करें, बट अनफॉर्चुनेटली वजीर आजम की जानिब से जो मुतजाद बयानिया आया उसकी वजह से सूबा सिंध का लॉकडाउन भी मुतासिर। लेकिन जब आप कहते हैं ये कहता है कंसेंसस के साथ फैसला हो, स्पेयर हेड वजीर आजम करे, तो वो क्या होगा? मतलब देखें, आप लोगों की एक अपनी राय है, या आप ये कह रहे हैं कि 4 सूबों में से और गिलगित बल्तिस्तान में से जो फैसला जो सूबे मेजॉरिटी फैसला करेंगे वो हो जाएंगे, तो उसमें तो फिर सिंध की बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि बाकी सूबे तो इस वक्त एक नरम लॉकडाउन की तरफ है ना। अपनी जो बात कंप्लीट कर रहा था वो कर लूं, फिर इसके बाद सवाल का जवाब। देखिए, परेशान है वो ताजिर, इसलिए परेशान है, कहता है कि जी लाहौर में दुकानें खुली हैं, पेशावर में दुकानें खुली हैं, आप मुझे कराची सखर में दुकान क्यों नहीं खोलने दे रहे। जो सिंध का सनतकार है वो क्यों परेशान है? वो इसलिए परेशान है, वो कहता है कि जी पंजाब में फैसलाबाद में सारी सनतें खुली हुई हैं, सियालकोट में चीजें खुली हुई हैं, वजीराबाद में चीजें खुली हुई हैं, आपने मुझे क्यों रोका हुआ है? ये क्यों आप सोचते हैं कि कोरोना वायरस शायद सिर्फ सिंध में है? मैं समझता हूं सिंध हुकूमत ने प्रोएक्टिव तरीके से काम, और आज अगर एक अच्छी सिचुएशन आपको नजर आती है, उस सिचुएशन का फायदा यही था कि आपने मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि यूनिटी के साथ फैसले करें, तो आप ये चाहेंगे ना कि आपकी मर्जी का फैसला हो जो सिंध में हो। उनकी राय उससे मुख्तलिफ है, वो कहते हैं कि नहीं देखिए इस किस्म का लॉकडाउन पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, यही तो राय मुख्तलिफ है ना। हमारे मुल्क में कंसेप्ट है कि लॉकडाउन होना चाहिए, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी हुकूमत कर रही है। मेरे वजीर नहीं है, इमरान खान साहब के वजीर है, वो कहते हैं 9 मई तक लॉकडाउन होना चाहिए। वो एक नरम लॉकडाउन की तरफ बात करें ना, आप सख्त लॉकडाउन की बात करते हैं। क्या है? अच्छा एक मिनट, वो क्या है लॉकडाउन, बताइए जरा। वो ये है कि इस वक्त पंजाब में जो है दर्जी भी खुला हुआ है, पंजाब में हेयर सैलून, नाई वगैरह ये सब खुले हुए हैं, आपने बंद रखे हुए हैं। रेस्टोरेंट्स पंजाब में एक दिन भी बंद नहीं हुए, टेक अवे डिलीवरीज उनकी पहले दिन से खुली हुई है, आपके यहाँ बंद थी। वो नहीं चाहते लॉकडाउन हो, तो कम से कम फिर इतनी हिम्मत तो पैदा करें कि पब्लिक को आके कहें कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। ये क्या हिपोक्रेसी है, ये क्या मुनाफिकत है कि आप कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन आप कहते नहीं दर्जी भी खुला रहेगा, बार्बर भी खुला रहेगा, वो तो भी खुली रहेंगी। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? साहब वो तो कह रहे हैं ना कि स्मार्ट लॉकडाउन है, वजीर आजम तो कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन है, पंजाब की वजीर सेहत भी कहती है कि स्मार्ट लॉकडाउन है। स्मार्ट लॉकडाउन हो, हैंडसम लॉकडाउन हो, गुड लुकिंग लॉकडाउन हो, ईमानदार लॉकडाउन हो, लॉकडाउन हो तो सही तरह। आप मुझे बताइए कि पंजाब के हवाले से लाहौर के एक्सपो सेंटर की जो खबरें आ रही हैं, क्या आपके पास नहीं है वो? क्या लाहौर के प्राइवेट होटल्स के अंदर उन पैसेंजर्स को जिनको उन्होंने रखा हुआ है उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं, क्या खबरें गलत हैं? क्या इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स को सील नहीं किया जाता? ये शो नहीं करता सिचुएशन कितनी गंभीर है, कितनी खतरनाक है। आपने कल भी क्या एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल के ऑफिस को सील नहीं किया गया?
ये जमीनी हकायक है जो हमें समझने की जरूरत है कि हालात कितने गंभीर हैं, कितने परेशान हैं। और वफाकी हुकूमत आके कहती है जी हम स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, और जब उनसे पूछते हैं आप कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या है तो कहते हैं सब खोल दो। नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जिन जगहों पे केसेस आए उनको बंद कर दिया गया, तो यही तो वजीर आजम कह रहे हैं कि जो हॉटस्पॉट्स होंगे उन एरियाज को हम बंद करेंगे, बजाय इसके कि पूरे शहर को बंद करें। अब आप कह रहे हैं कि हालात अभी भी बहुत गंभीर हैं, तो मुझे ये बताइएगा मुर्तज़ा साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है? जहां तक सिंध का ताल्लुक है उस पर तो आप हमें बता सकते हैं कि कितने बेड्स हैं, ऑक्यूपेंसी कितनी हो चुकी है, वेंटिलेटर्स कितने हैं, कितने ऑक्यूपाइड है कोविड पेशेंट्स की वजह से, ये तादाद क्या है, ये बताइए ना आवाम को। क्यों आप कह रहे हैं कि सूरत गंभीर है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं आपको पंजाब के हवाले से एक सिर्फ स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन देता हूं कि पंजाब की आबादी है 11 करोड़ और पंजाब में कुल टेस्ट 80,000 हुए हैं। आप मुझे बताइए साहब के 80,000 टेस्ट के ऊपर आप कैसे फैसला कर सकते हैं 11 करोड़ लोगों के लिए? ये कौन से साइन है ये लोग कि इनको 80,000 टेस्ट के ऊपर पता चल गया कि 11 करोड़ आबादी के सूबे में क्या करने की जरूरत है? सही कह रहे हैं, टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए। कर सकते हैं, ठीक, एग्जैक्टली आप कैसे एसेटेन कर सकते हैं कि किस आबादी में कितना तनासुब है पॉजिटिव केसेस? ठीक है, अब विद दिस सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग परसेंटेज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप जिम्मेदारी के साथ ये बात कर सकते हैं। मैं सूबा सिंध के हवाले से आपको गुजारिश करता हूँ, सूबा सिंध के अंदर हमारे पास 263 वेंटिलेटर मशीन्स हैं जो कि मुख्तस की गई हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली फॉर कोविड पेशेंट्स। ये मैं सरकारी अस्पताल की आपको बात कर रहा हूं। कितने बताई तादाद आपने? 263, 263 सही है। इसके अलावा 100 वेंटिलेटर्स को सिंध गवर्नमेंट ने खुद ऑर्डर किया है, 50 वेंटिलेटर हमें डिलीवर कर दिए गए, जिसको हम सिस्टम में इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में ले आएंगे, तो हमारी कुल तादाद तकरीबन 350 हो जाएगी, और बाकी 50 अपने आने वाले हफ्तों में इंशाल्लाह डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो हम अपने जो सरकारी वेंटिलेटर्स हैं उनको तकरीबन 400-450 तक ले जाएंगे, और ये तमाम काम सिंध गवर्नमेंट अपने फंड्स को बरुए कार ला। इस वक्त कितने पेशेंट्स कोविड-19 के ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं सिंध में? इस वक्त अगर मैं आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, इफ यू जस्ट गिव मी अ मिनट। जी जी, इस वक्त वेंटिलेटर पे सूबा सिंध के अंदर 18 पेशेंट्स हैं और 37 पेशेंट्स हमारे आईसीयू में हैं। 37 पेशेंट्स आईसीयू में हैं, 18 जो है वो वेंटिलेटर पर हैं। अब आप कह रहे हैं कि सिचुएशन गंभीर है। देखिए, दुनिया भर में कोशिश जो इस वक्त की है कि अस्पतालों पे बोझ ना पड़े, ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। जो नंबर आप मुझे बता रहे हैं आईसीयू की और वेंटिलेटर्स की, उससे ये सूरत हाल तो नहीं है सिंध में कि अस्पतालों पे रश बढ़ गया हो या सूरत हाल गंभीर हो गई हो। उस दिन सिंध के डॉक्टर्स ने कहा कि 80% हमारी ऑक्यूपेंसी फुल हो चुकी है। वो कौन सा नंबर था फिर वो कह रहे थे? क्योंकि जब वो कहते हैं 80% तो फिर ऐसा लगता है कि सूरत हाल शायद हाथ से निकल जाए। अभी जितने वेंटिलेटर पे लोग हैं अल्लाह उनको भी सेहत दे, लेकिन 425 वेंटिलेटर्स आप कह रहे हैं हमारे पास कुल है, सिर्फ 18 पेशेंट्स इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। बहुत शुक्रगुजार हूं शहजाद साहब कि आपने इस इंपॉर्टेंट सवाल किया, क्योंकि अगर मैं खुद अपने सूबे की हुकूमत की तारीफ करता तो शायद लोग कहते हैं बायस्ड ओपिनियन है। ये माशाल्लाह आप खुद कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जो हिकमत अमली थी दैट इज वर्क। हमने जो प्रोएक्टिवली काम किया, लॉकडाउन किया, चीजों को बंद किया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की, आइसोलेशन की तरगीब दी, बर वक्त फैसले किए, उसकी वजह से हमने नंबर्स को अंडर कंट्रोल रखा है। और मैं समझता हूं बजाय इसके कि आज हम कंप्लेसेंट हो जाए चीजों को खोल, लेकिन आपने अभी कहा कि सूरत हाल गंभीर है। ये जो मैंने आप जिसको कह रहे हैं कि मैंने तारीफ की है, मैंने जो आपने नंबर्स बताए, यही पंजाब में भी सूरत हाल है। वो भी यही कहते हैं कि 90% हमारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं या बड़े माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो और डॉक्टर ज़फ़र मिर्जा साहब ने बताया कि 30 मई तक की हमारी जो प्रोजेक्शंस है पूरे मुल्क भर की, अगर सिचुएशन इंतहा से भी आगे निकल जाए तब भी हमारे पास फैसिलिटीज, हेल्थ सर्विसेज मौजूद हैं, हम वी आर कवर्ड। लेकिन आप कहते हैं सिचुएशन गंभीर है, डॉक्टर्स कहते हैं 80% सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि कैपेसिटी यूटिलाइज हो चुकी है। ये मुख्तलिफ व्यूज हैं दो। नहीं साहब, 117 लोगों की जानें गई हैं इस सूबे में। मेरे लिए एक जान भी अहम है, मेरी हुकूमत के लिए एक जान भी अहम है। 117 लोगों की जाने गई हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि सिचुएशन गंभीर नहीं है। 117 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। क्या मेरी वफाकी हुकूमत चाहती है कि स्पेन वाली सिचुएशन हो जाए? क्या मेरी वफाकी हुकूमत चाहती है खुदा ना खास्ता ईरान वाली सिचुएशन हो जाए या न्यूयॉर्क वाली सिचुएशन हो जाए? आपको तो कहना चाहिए कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ बैठे, चूंकि लॉकडाउन इज पेइंग डिविडेंड।
हम अगले 14-15 रोज के लिए हमारा साथ दें, हम इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करें, यगानगत के साथ मुत्तहद होकर हम ये बयानिया कौम को दें। आप यकीन जाने सिचुएशन इससे मजीद बेहतर हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वफाकी हुकूमत क्यों सिचुएशन का वेट कर रही है कि अमवात ज्यादा हो जाए, क्यों सिचुएशन का वेट करिए कि आपके हेल्थ केयर सिस्टम पर इतना बोझ हो कि आपके पेशेंट के लिए बेड मौजूद ना हो। तो मैं समझता हूं, हम समझते हैं कि प्रोएक्टिव काम करने की जरूरत है। हमने अपने वोटर्स को कहा है, अपनी आवाम को कहा है, हम प्रोएक्टिवली काम करेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद वफाकी हुकूमत की पॉलिसी रिएक्टिव है, वो वेट कर रहे हैं अमवात का, वो वेट कर रहे हैं कि आपके हेल्थ केयर सिस्टम पर इतना बोझ आ जाए कि लोग सड़कों पर। वो तो कह रहे हैं कि उनकी प्रोजेक्शंस है, और आपने भी जो नंबर्स बताए ऐसी सूरत हाल तो नहीं है, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं उस दिन मुझे बल्कि एक ब्रेक लेने दे। मैं एक ब्रेक के बाद आपसे चाहूंगा कि इसको जरा एक्सटेंड कर लूं, ये गुफ्तगू आपसे करूं इसी पे इशू पे, क्योंकि सिंध के डॉक्टर्स ने कहा था कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है, ऐसी ना हो जाए कि सड़कों पे आके हमें इलाज करना पड़े। वफाकी हुकूमत समझती है कि ऐसी कोई सिचुएशन दूर दूर तक नहीं नजर आ रही। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब साहब, जो ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी, मैं चाहूंगा उसको जरा क्लैरिफाई करें, क्योंकि ये बात तो जरूरी है कि हमने लोगों को ये एहसास दिलाना है कि वो कंप्लेसेंट ना हो, अपने आप को अभी भी आइसोलेट रखने की कोशिश करें, मेल जोल कम से कम रखें ताकि ये वायरस फैले ना। लेकिन फिर भी हमें एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखानी है ताकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी घबराहट ना फैल जाए कहीं बहुत ज्यादा। अब आप ये कह रहे हैं कि जो आदादो शुमार हैं उसके मुताबिक क्या सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अस्पतालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए मरीजों की, जैसे डॉक्टर्स कह रहे थे कि सड़कों पे इलाज ना करना पड़े? क्या ये सिचुएशन सिंध हुकूमत देख रही है? क्योंकि वफाकी हुकूमत तो कह रही है वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 30 मई तक हमारे पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। ये भरपूर दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम पर खुसूसी करम करे, और जो जफर साहब बातें कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत बातें कर रही है, दुरुस्त साबित हो। मैं जरा थोड़ा आसान अल्फाज में आपके लिए स्पेल आउट कर दूं। आप सिर्फ जब सिचुएशन को देखते हैं, आप सिर्फ आईसीयू और वेंट्स की बात नहीं करते हैं, आप जो अस्पताल में पेशेंट्स हैं उनको भी देखते हैं। 557 ऐसे लोग हैं जो कि अस्पताल में इस वक्त जेरे इलाज भी हैं, जो कि कोविड पेशेंट्स हैं। उसके अलावा 560 ऐसे अफराद भी हैं जो कि गवर्नमेंट के रन आइसोलेशन सेंटर में आज भी मौजूद हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि आपके सिस्टम को क्लॉग कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये 1200 लोग अलग हो गए, उसके बाद मैंने आपको जो आईसीयू वाले और वेंट वाले पेशेंट बताए, अगर इनमें से किसी भी पेशेंट की सिचुएशन खराब होती है, वो कहाँ जाएगा? वो वेंट पे जाएगा, वो आईसीयू। अभी क्या जो आपके पास टोटल बेड्स हैं, आपने वेंटिलेटर्स का बताया, सिंध में बेड्स कितने, उसकी ऑक्यूपेंसी क्या है इस वक्त? मेरे पास बेड्स का एग्जैक्ट फिगर इस वक्त रेडिली अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको बिल्कुल बताता। बट आई गिवन यू अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कि हमारे गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर में 560 पेशेंट हैं, और हमारे जो गवर्नमेंट रन अस्पताल हैं उसमें 555 पेशेंट हैं। सही, ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आज एक और बयान भी आया है, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जो मजदूर तबका है उनकी माली इमदाद करे वफाकी हुकूमत। अब वफाकी हुकूमत एक एहसास प्रोग्राम लॉन्च कर चुकी है, जो अभी शिबली फराज साहब ने कहा कि पूरे मुल्क के लिए है, किसी एक सूबे स्पेसिफिक किसी एक सूबे के लिए नहीं है। फिर जो एक ओवरऑल पैकेज है 1.2 ट्रिलियन का, वफाकी हुकूमत कहती है वो भी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए अभी उन्होंने, हमाद अज़हर साहब ने एक इंट्रोड्यूस किया है पैकेज, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 महीने के बिल्स नहीं लिए जाएंगे। आप लोग मजीद कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत मदद करे, जो सिंध हुकूमत है वो क्या कर रही है? आपकी तरफ से तो कोई ताजिरों के लिए अभी हमने नहीं ऐलान सुना है कि किसी किस्म का पैकेज आपने अनाउंस किया हो उनके लिए। देखिए, जो वफाकी हुकूमत की सूबे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमारी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है। 85% हमारे फंड जो हैं वो वफाक की जानिब से आते हैं। तो हमारे पास तो ना नोट छापने की कैपेसिटी है, ना कर्जा लेने की कैपेसिटी है। तो जो इस वक्त कोविड की वजह से फेडरल गवर्नमेंट को फायदा हुआ है वो 2-3 मोटे मोटे एरियाज हैं। पहली चीज, आपके जो फेडरल इंटरनेशनल बोरोइंग थी वहां पर उन्होंने सूद लेने से इनकार कर दिया है। अभी उन्होंने अपनी पेमेंट्स को डेफर कर दिया है। आपकी जो ऑयल की मेजर बिल तकरीबन कोई 7.5 से 8 अरब रुपए आप पे करते हैं, अरब डॉलर आप पे करते हैं सालाना ऑन इम्पोर्ट ऑफ ऑयल। ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई हैं, इसका फायदा भी फेडरल गवर्नमेंट को आ रहा है। तो नेचुरली इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो पब्लिक को भी आना चाहिए, पब्लिक को भी मिलना चाहिए। अब अगर हम कहते हैं कि आप मजदूर को फायदा दें तो EOBI मौजूद है, EOBI के पास फंड मौजूद है। बहुत सारे फंड ऐसे हैं शहजाद साहब जो कि डिस्प्यूटेड है, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमारा पैसा जो कि वफाक ने इलीगली अपने पास रखा हुआ है,
उन पैसों से आप मजदूरों को कॉम्पनसेट करना शुरू कर दें। देखिए ना, जो स्लो डाउन है इससे जो ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी कमी आएगी। अगर इंपोर्ट साइड पे कमी आ रही है तो टैक्स रेवेन्यू में भी कमी आएगी। अब आप लोगों का जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, जाहिर सी बात है खर्च नहीं हो सकता, कुछ रकम उसमें से मुख्तस की जाती है। ताजिरों के रेंट का मसला है, जो लेबर है उनको आप लोग भी अपनी तरफ से उनको ग्रांट्स दे सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से तो कोई ऐलान नहीं किया गया। टोटल डिपेंडेंसी जो है वफाक की तरफ है। वफाक वैसे ही कहता है कि एनएफसी अवार्ड के बाद 58% सूबे ले जाते हैं, इसके बाद डिफेंस बजट है, डेट सर्विसिंग है, तो हमारे पास बचता कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम भी नहीं करेंगे, अच्छा, वफाक ही करें। मैं लेट मी टेक द क्लू फ्रॉम योर क्वेश्चन। वफाक का एक सबसे एक्सपेंडिचर है डेट सर्विस ना। भी अभी तो उनको कर्जे नहीं पे करने, अभी तो सूद अदा नहीं करना डॉलर्स में, तो लगाएं। वो पैसा क्यों नहीं लगा रहे? वो तो कह रहे हैं हम लगा रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से तो किसी किस्म का ऐलान नहीं किया गया ना। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारी आपको भी लेनी होगी ना। अगर आपने रेंट में इनको कुछ रियायत दिलवानी है तो वो वफाक तो नहीं कर सकती, ये आपने करना है ना। मुझे जवाब देने का मौका तो देना कम अज कम। जी आतिश, आपको ये कह रहा हूं कि मेरी जितनी फिजिकल स्पेस है उस फिजिकल स्पेस को बरूए कार लाते हुए मैं काम कर रहा हूं ना। इस वक्त सूबा सिंध के अंदर अगर आइसोलेशन सेंटर स्टैब्लिश हुए हैं, अगर टेस्टिंग किट्स आई हैं, पीपीईज आई हैं, जो काम भी हमने अपने हेल्थ सेक्टर को रिवैम्प करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, कोविड की सिचुएशन को निपटने के लिए हम इखराजात बेयर कर रहे हैं, वो वफाक तो हमने एक पैसा नहीं दिया उसने। मैंने आपको बताया ना कि हमने 50 वेंट एक्वायर किए, मुझे फैक्ट्री ने एक वेंट नहीं दी। मैंने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को 80 टेस्ट पर डे से बढ़ा के 5000 टेस्ट तक लेके गया हूं। मुझे वफाक ने पीसीआर मशीन नहीं दी है, मैंने खुद पीसीआर मशीन एक्वायर की है। कराची यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी मैंने बनाई है। गंबट के अंदर चांदका मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग फैसिलिटी मैंने स्टैब्लिश की है। अगर मैं आज टेस्ट कर रहा हूं, शिबली फराज साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद वैसे ही हेल्थ सर्विसेज जो है वो सूबे का सब्जेक्ट है। अभी एक नोटिफिकेशन के टिकट्स चल रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने फैसला कर दिया है कि रमजान, पूरा रमजान जो है वो लॉकडाउन इसी तरीके से जारी रहेगा। सिराज कासिम तेली साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कुछ देर पहले ये कहा था कि 15 रमजान के बाद लॉकडाउन में ईजिंग कर दें, वरना मामला चल नहीं सकते। मैं चाह रहा हूं उनका मौकिफ ले लें, इसके बाद मुर्तजा साहब आपसे बात कर लेंगे। जी, ये जो बार बार ये लोग 18वीं तरमीम के हवाले से बात करते हैं और अनफॉर्चुनेटली को पढ़े बगैर से पूछे कि वफाक की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वफाक की? मेरा बड़ा भाई है वफाक, ठीक है, मेरा बड़ा भाई मेरा साथ नहीं देगा कि इस तकलीफ की घड़ी में। सही, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मुझे जरा इस इशू पे बात करने थे। सिराज कासिम तेरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया। आपने कहा 15 तारीख के बाद ईज डाउन होना चाहिए, लॉकडाउन इस तरह सख्त नहीं रह सकता, लेकिन सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इस पूरा रमजान लॉकडाउन इसी तरीके से रहेगा। शहजाद, थैंक यू वेरी मच। बात से बड़ी सिंपल सी है कि देखे 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और छोटे दुकानदार, छोटे ताजिर बहुत परेशान है। और रमजान के आखिरी जो 15 दिन होते हैं वो 15 दिन कमाई के होते हैं। पूरे साल के सामने वो 15 दिन में इनकी मैक्सिमम कमाई होती है। तो मैंने रिक्वेस्ट ये इसलिए की है कि वैसे तो हुकूमत सिंध माशाल्लाह काम अच्छा कर रही है, मगर मजबूत कोई SOPs बनाए और जिसमें कोशिश करे कि डिसिप्लिन पैदा हो। कराची चैम्बर भी उनकी हेल्प करेगी और किसी तरह हम हो सके तो छोटे दुकानदारों को और सारी दुकानों को वो 15 दिन खोले और खोलेंगे और टाइम के हिसाब से दिन में खोले, ताकि कम से कम वो कुछ रोजी रोटी उनकी बच जाए। जो नुकसानात हो चुके हैं उसमें से कुछ ना कुछ रिकवर करें। और कोई मकसद नहीं है, जान है तो बाल है। हम भी ये चाहते हैं कि प्रिकॉशंस पहले हो, मगर उसके बाद अब एक लिमिट होती है। ये कोरोना जो है ना, ये कहीं जा नहीं रहा। नाउ वी हैव टू फाइंड अ वे टू लिव विद इट। ये तो अगर इसी तरह रहा तो सारी जिंदगी तो हम ये नहीं कर सकते ना। सही, तो हमको रास्ते पैदा करने होंगे, हमें डिसिप्लिन पैदा तो करना आपके ख्याल में सिराज साहब, पाकिस्तान, कराची को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। कराची में आपको लगता है कि ये बाजारें, मार्केट्स खोली जा सकती है, रिटेल होलसेल बाजार खोली जा सकती है प्रॉपर SOPs के साथ? क्योंकि आपको पता है कराची में तो कितना रश जमा हो जाता है मार्केट्स में। आपके ख्याल में डिस्टेंसिंग मुमकिन है? जी, आपकी बात सही है बिल्कुल, मगर मसला क्या है? मसला ये है कि हमें डिसिप्लिन पैदा करना होगा। अगर आज नहीं तो कल आपको खोलनी तो है ना, इसलिए कि आप नहीं खोलोगे तो सारी उम्र तो आप ये नहीं कर सकते।
और ये वायरस कल खत्म होना नहीं है, सही। तो आपको तो इसके साथ रहना है। ठीक है, मुझे इसका जरा मैं क्विकली जवाब ले लूं। मुर्जावाब साहब वो कह रहे हैं कि देखिए दुकानें आपने कभी ना कभी तो खोलनी है, बल्कि अब दुनिया भर में ये रिसर्च हो रही है कि इसकी सेकंड वेव आ सकती है। जब भी आप ईज डाउन करेंगे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि केसेस की तादाद बढ़ रही है, तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि आप लोग ईज डाउन करें, लॉकडाउन में नरमी लेकर आए और दुकानों को खोलें? शहजाद साहब, मैं भाई की बात से करता हूँ। कासिम तेली साहब से कल भी हमारे कुछ वज़रा की बात हुई थी और हम एंगेज कर रहे हैं ताजरों के साथ और तेली साहब के साथ हम एंगेज कर रहे हैं। हम इस बात के कोरोना वायरस 3-4 रोज महीने में हल नहीं होगा, इट्स अ लॉन्ग बैटल और हमें अपने लाइफस्टाइल को अब चेंज करने की जरूरत है, हमें अपनी आदत को चेंज करने की जरूरत है और उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। हमें ऐसे एसओपीज के ऊपर काम करने की जरूरत है कि ताजर अपना काम। लेकिन आप लोगों ने तो नोटिफिकेशन दे दिया है कि नहीं करेंगे रमजान में। शहजाद, आपने पीटीआई ज्वाइन कर लिया क्या? ये इल्जाम बड़ी देर से लगाया, आप थोड़ी देर पहले लगा देते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये हर गेस्ट का यही तरीका होता है, रवैया ऐसे ही होता है कि 2-4 सख्त सवाल करो तो आप जो है सवाल कर देते कि आपका फला जमात से ताल्लुक है। बहुत देर लगा दी आपने, थोड़ा जल्दी कर लेते, अब तो खत्म हो रहा है प्रोग्राम। आप सवाल का जवाब सुनते नहीं है ना शहजाद। नहीं, लेकिन अगर आप ये कह सकते हैं कि जवाब नहीं सुनता, लेकिन अगर आपने ये इल्जाम लगाना है कि आपका पार्टी से किसी और ताल्लुक है तो आप थोड़ा पहले लगा देते, उसमें बहस हो जाती। शहजाद, अब मैं आपको थोड़ा जवाब दूं, जरा हौसला पैदा कीजिएगा। जी जी जी। आपने अपनी रिसर्च नहीं की। ये लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का फैसला 23 अप्रैल को कर लिया गया था, जब रमजान मुबारक के हवाले तो क्या किया है उसने सही तरीके से गाइड नहीं किया। ये नोटिफिकेशन आज नहीं निकाला है, 23 तारीख को निकाल दिया गया था और ये नोटिफिकेशन मंजर आम पे आ चुका था। कल भी आपके टेलीविजन चैनल पर मैंने आके इस बात को क्लैरिफाई किया था। तो ये नोटिफिकेशन कोई आज की चीज नहीं है, पुरानी चीज है। एसओपीज के ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं, हम ताजरों के साथ इन टच है। मैंने आपको बताया सिराज कासिम तेली साहब के साथ हम इन टच है और इंशाल्लाह कंसेंसस ओरिएंटेड पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन मेरी आप जैसे दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी मदद करें कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि ये जो फैसले हैं एसओपीज के वो उनके बेहतरीन और वसीतर मफाद में है। 9 मई तक का ऐलान किया है, लेकिन जो नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत का इस वक्त चल रहा है वो ये है कि पूरा रमजान यही लॉकडाउन रहेगा। 23 अप्रैल का नोटिफिकेशन है, पढ़ लीजिए। 23 अप्रैल का नोटिफिकेशन है कि पूरा रमजान यही रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वफाकी हुकूमत का जो फैसला है वो 9 मई तक का है। सिंध में आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन पूरा रमजान रहेगा, यही बात है ना? सर गौर से आप पढ़ते हैं ना, फिर आप बुरा मान जाते हैं जब मैं जवाब देता हूं। 23 अप्रैल नोटिफिकेशन है, तो रमजान मुबारक के हवाले से एसओपीज तयन करता है और नेचुरली जब रमजान मुबारक के हवाले से एसओपीज का तयन किया गया तो वो रमजान के 10 रोज के लिए नहीं होंगी, वो रमजान मुबारक के 30 रोज के लिए होंगी। मैं यही कह रहा हूं मुर्तज़ा साहब, मैं 23 अप्रैल की बात पे नहीं डिबेट कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वफाक ने कहा है कि 9 मई तक होगा लॉकडाउन। आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत कह रही है कि रमजान के 30 दिन होगा। ये मैं टाइम की बात कर रहा हूं, टाइम में फर्क है ना, वो 9 मई तक कह रहे हैं। देखिए नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। उन्होंने लॉकडाउन को स्पेसिफिकली एक्सटेंड किया है, उन्होंने एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकाला है। 23 अप्रैल का जो हमारा नोटिफिकेशन है इट इज विद रिगार्ड्स टू रमजान मुबारक के महीना, उसकी एसओपीज के हवाले से। अभी भी हम फेडरल गवर्नमेंट ने जो 9 मई का नोटिफिकेशन निकाला है वी आर बाउंड बाय दैट। हमारे वजीर आजम को कह चुके हैं आप फैसला करेंगे, हम फैसले को फॉलो करेंगे। तो 9 मई तक हम बाउंड है। अब देखें आगे फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है। मैं यही फर्क बता रहा था, उन्होंने 9 मई तक फैसला किया, सिंध हुकूमत ने कहा है कि 30 दिन रमजान के यही लॉकडाउन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब और सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। आज इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।